उसी रोज लुधियाना से ट्रक बिल्टी भी बजरिया डाक मौसूल हो गई। प्रकाश ने एक लंबा चौड़ा खत भी उसके साथ ही लिखा था, जिसमें उसने मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं बिजनेस को परमात्मा के रहमो करम पर छोड़ दूं और उसके लिए नहीं तो कम से कम पूनम के लिए ही फौरन वापस लौट आऊं। इत्माम हुज्जत के लिए उसने माल भेज दिया था। मैंने ट्रकों के अड्डे से पता किया तो पंजाब से 2 दिन के बाद माल पहुंचने की खबर मिली। मैंने प्रकाश को लिख दिया कि माल की तकसीम और बिल वसूल करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। श्याम बनर्जी को बम के धमाके से हलाक करने का प्रोग्राम तय हुआ। नक्सलबाड़ी अगर चाहते तो उसे गोली का निशाना भी बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद कत्ल से ज्यादा दहशत फैलाना होता है, इसलिए उमूमन वो ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। उसकी रिहाइश कलकत्ता की एक जदीद और मॉडर्न तर्ज की कॉलोनी में थी, जो समंदर के नजदीक हाल ही में तामीर हुई थी, जहां रिहाइश पजीर लोगों में से कोई भी करोड़पति से कम नहीं था। बैनर्जी को भी दूसरे अमीर लोगों की तरह नक्सलबाड़ियों का धड़का लगा रहता, इसलिए उसने अपनी कोठी पर खुसूसी पहरे का बंदोबस्त कर रखा था। उसकी हिफाजत हुकूमत के आदमी नहीं बल्कि महासभाई गुंडे करते थे। कोठी पर 24 घंटे पहरा लगा रहता था। बैनर्जी को कत्ल करने की मुहिम की कमान सुजाता को सौंपी गई थी। उसके साथ मैं और 2 मकामी वर्कर थे। हमारे पास श्याम बैनर्जी के मामूलात का रिकॉर्ड मौजूद था और ये बात हमारी स्वाबदीद पर मुनसिर थी कि हम उसे किसी नाइट क्लब में मारना पसंद करते हैं या उसके दौलत खाने पर। सुजाता ने मेरे साथ मशवरा करने के बाद उसके घर का इंतखाब किया था, क्योंकि निस्बतन सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ फरार के मौके ज्यादा थे। इसके अलावा हमारे दोनों साथी नए थे और ऐसी किसी भी मुहिम में वो पहली मर्तबा हिस्सा ले रहे थे। उनसे ये उम्मीद करना कि वो भरे पूरे मजमे में कोई कारनामा कर गुजरेंगे जरा मुश्किल ही नजर आता था। श्याम बनर्जी की वापसी करीबन 11 बजे रात को मुमकिन थी। हमारे दोनों मकामी कॉमरेड्स जरूरी साजो सामान समेत सरे शाम ही वहां पहुंच चुके थे, जबकि मैं और सुजाता 10 बजे के करीब एक भारी भरकम रॉयल फील्ड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। सुजाता ने एंग्लो इंडियन लड़कियों का भेस बदल रखा था। उसके बैग नुमा बटवे में दस्ती और धुआं फैलाने वाले बम मौजूद थे। मोटरसाइकिल ड्राइविंग का कमाल मैंने उसे अच्छी तरह दिखाया था और इस सिलसिले में उसकी बेइख्तियार दाद भी वसूल की थी। आबादी से कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड के नजदीक हमारा एक साथी पहले ही से मुंतजिर था। उससे ताजा तरीन रिपोर्ट हासिल करके हमने उसे आगे भेज दिया। सुजाता की हिदायत पर हमने मोटरसाइकिल को वहीं छुपा दिया था। खुद हम दोनों भी वहीं छुप कर बैठे रहे। एक खिलौना नुमा नन्ना सा ट्रांसमीटर हमारे पास मौजूद था, जिसकी रेंज बमुश्किल 15-20 मील थी। ऐसे ट्रांसमीटर कलकत्ता के दूसरे दर्जे के बदमाशों के पास भी आम तौर पर होते थे। श्याम बनर्जी जिस नाइट क्लब में रंगरलियां मना रहा था, उसके बाहर हमारा एक और साथी इसी किस्म के ट्रांसमीटर के साथ मौजूद था। जैसे ही श्याम बनर्जी वहां से निकलता उसकी इत्तला हमें मिल जाती, जिसके बाद ही असल में हमारा काम शुरू होना था। सुजाता और मैं चुपचाप एक दरख्त से टेक लगाए आने वाले हालात के मुंतजिर थे। उसने बड़ा ज़ुमानी सा फिक्रा कहकर सुकूत को तोड़ा। क्या महसूस कर रहे हो? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, नॉर्मल। वो बोली, कॉमरेड मैं एथियस्ट हूँ। ये मेरी पहली मुहिम भी नहीं। तुम्हें भी इल्म होगा कि मैंने अपने बाप को अपने हाथ से गोली मारी थी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा ये फेल अच्छा था या बुरा। मैंने उसे टोकते हुए तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे पास एहसास करने के लिए वक्त ही कहाँ है? वो बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं बेहिस हो चुकी हूँ, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर से। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे हाथों दर्जनों कॉमरेड तरबियत पाकर निकले हैं। खुद मुझे चारू मौजूमदार ने तरबियत दी थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है मुझे कुछ बेकली सी लगी रहती है। एक अजीब तरह का एहसास कभी कभी जहन पर छा जाता है। मैं महसूस करने लगती हूँ कि मैं गलत थी और गलत हूँ। जो अजीम मकसद लेकर मैं आई थी वो तमाम सपने तो बिखर कर रह गए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ इन लोगों के बीच। कभी कभी तो दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। मैंने उसकी बात उचक ली, फिर भाग क्यों नहीं जाती? वो बोली, काश तुम्हें इस बात का जवाब दे सकती। 3-4 माह हमारे साथ रहोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम सोच रहे होगे कि मैं शायद तुम्हें वरगलाने या तहरीक से तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए ऐसी बातें कर रही हूँ। तुम्हें सोचना भी यही चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ये सब कुछ हाई कमान तक पहुंचा दो तो जानते हो मेरा अंजाम क्या होगा। चंद लम्हे तौक़ुफ़ करने के बाद उसने कहा, एक बदतरीन मौत। फिर वो खामोश होकर खलाओं में कुछ ढूंढने लगी, शायद अपना पुराना माजी तलाश कर रही थी। उसकी गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे कुछ देर के लिए उसके मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके लिए अब खासी हमदर्दी महसूस करने लगा था। मेरी तवक्कुआत के बरक्स वो सिर्फ औरत ही निकली थी। मैंने कहा, सुजाता तुम्हारी बातों पर गौर करने को जी चाहता है। ये भी मुमकिन है जिस तरह ड्रामाई अंदाज में मैंने इस तहरीक को अपनाया है, इसी तरह किसी रोज छोड़कर चला जाऊं। मुझे न किसी ने यहाँ आने के लिए मजबूर किया है और ना कोई मुझे जाने से रोक सकता है। लेकिन न जाने मैं ये क्यों चाहता हूँ कि श्याम बनर्जी भी कुत्ते की मौत मारा जाए। मेरे मुंह से आखिरी फिक्रा बिल्कुल लाशऊरी तौर पर निकला था।
बोली, प्रकाश मुझे इल्म है, मुझे ये भी इल्म है कि तुम प्रकाश नहीं हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। वो बहरहाल एक तरबियत याफ्ता तकरीबकार थी। ये भी मुमकिन था उसके रवाबित किसी गैर मुल्की एजेंसी से रहे हों, क्योंकि ऐसी तहरीकें उनके ताउन के बगैर नहीं चला करती। मैंने हद्दुल वसा कोशिश की कि मेरी आवाज पुरसुकून रहे और कहा, बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोला है कॉमरेड। उसके साथ ही मेरा हाथ जैकेट की जेब में रिंग गया। वो बोली, प्रकाश तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे गरज नहीं, लेकिन तुमने अपनी सलाहियतें आजमाने के लिए गलत मैदान मुंतखब किया है। अभी उसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी जब उसकी गोद में रखे ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ। कमान कॉमरेड, उसने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए मुझसे बड़े सर्द लहजे में कहा। मैं अपनी जगह से उठा और मोटरसाइकिल के पहलू में लटके थैले से स्टेन गन निकालकर उसमें मैगजीन फिट करता हुआ वापस आ गया। हम दोनों ने वहां से उठकर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में पोजीशन संभाल ली थी। बैनर्जी के ताकुब में हमारा साथी भी आ रहा था। उसने ही हमें बैनर्जी की गाड़ी की निशानदही करनी थी। ये सड़क कुछ ज्यादा आबाद नहीं थी, क्योंकि ये कॉलोनी को आने और जाने का रास्ता था, आम शाहराह नहीं थी। हमारी मौजूदगी के दौरान बमुश्किल 2 या 3 कारें यहाँ से गुजरी थीं। धड़कते दिल के साथ सड़क पर नजरें जमाए स्टेन गन्ने थामे मैं सुजाता के साथ बैनर्जी का मुंतजिर था। जब सड़क पर बहुत दूर रोशनियां जगमगाईं, उसके साथ ही सुजाता का ट्रांसमीटर जागा। आवाज आई, वो आ रहा है, कारें 2 हैं। मुख्तसर सा पैगाम मिला और सिलसिला खत्म। दूसरी कार में यकीनन उसके मुहाफिज होंगे। सुजाता ने फौरन दोनों मकामी साथियों को, जो यहाँ से कुछ फासले पर थे, अपने नजदीक पहुंचने का हुक्म दिया ताकि मुकाबले की सूरत में तनासुब बरकरार रहे। ट्रांसमीटर अपने बैग में रखकर उसने मजबूती से मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों में उस लम्हे सारे जहान की महरूमियां सिमटाई थी। मुझे वो कातिला और खूंखार डाइन की बजाय किसी कॉन्वेंट की नन्ही मुन्नी सी बच्ची दिखाई दे रही थी। कारें अब लम्हा बलम्हा नजदीक आती जा रही थी। सुजाता मेरा हाथ छोड़कर तेजी से आगे की तरफ रेंग गई। हम दोनों में अब करीबन 8-10 गज का फासला हो चुका था। जब अगली कार उसके नजदीक पहुंची, यके बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड कार के आगे फटे और उसके परखचे उड़ गए। दूसरी कार वालों ने ब्रेक लगाने में खासी तेजी दिखाई थी, लेकिन वो भी उस धमाके से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे लगे एक दरख्त से टकरा कर रुक गई। सुजाता तेजी से वापस मेरी तरफ पलटी, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई। दूसरी कार में सवार लोग तरबियत याफ्ता मालूम होते थे। बैनर्जी की जलती कार की रोशनी में मैंने 3 सायों को छलांगे लगाते देखा, जिन्होंने जमीन पर गिरते ही तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह पोजीशनें संभाल ली थी। उन्होंने शायद सुजाता को भागते देख लिया था। यके बाद दीगरे 3 गोलियां उसकी पुश्त में लगीं और वो लड़खड़ा कर मुझ पर आ रही। मैंने लेटे लेटे पहलू बदला और स्टेन गन का फायर उस तरफ खोल दिया। उसके साथ ही हमारे दोनों साथियों ने करीब से फायरिंग शुरू कर दी। कार सवारों ने हमारी तादाद ज्यादा देखकर जान बचाने में ही आफियत समझी और भाग उठे। 2 भागते हुए महासभाई तो मेरी स्टेन गन ने चाट लिए, जबकि तीसरे को मारने की सादत दूसरे कॉमरेड ने हासिल कर ली। उसके साथ ही मैंने सुजाता का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाना चाहा, जो खुद जमीन पर लेटी कर रही थी, लेकिन सुजाता उठ न सकी। मैंने उसे कांधे पर लादा और मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगा दी। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचने तक वो नीम बेहोश हो चुकी थी। उसके तमाम कपड़े खून में तर थे। फायरिंग ऑटोमेटिक राइफल से की गई थी, जिसकी गोलियां जिस्म में घुसने के बाद फटती हैं और अंदरूनी निजाम को काट कर रख देती हैं। मैंने उसे सहारा देकर उठाना चाहा, लेकिन सुजाता ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। अब वो उठने के काबिल नहीं रही थी। मैंने सहारा देकर उसे दरख्त से टेक लगाकर बिठा दिया, खुद उस पर झुका ताकि उसके जख्मों का जायजा ले सकूं। उसने नहीफ सी आवाज में मुझे मुखातिब किया, प्रकाश ठहरो, मेरी बात सुनो, मेरे पास वक्त कम है। मैंने कहा, सुजाता हौसला करो, मैं इसके अलावा और क्या कहता। बोली, प्रकाश मैं अब बच नहीं सकती। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये मेरी आखिरी मुहिम है। मुझे तुम पर कोई हक नहीं, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मुझे इल्म है प्रकाश, तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं हूँ ही नफरत के काबिल, लेकिन मरते वक्त मुझे इकरार करना है कि मैं अपनी फितरत के खिलाफ तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। यहाँ सब ने मुझे खिलौना जानकर मुझसे खेला, लेकिन तुम। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने कहा, सुजाता परमात्मा के लिए ऐसी बात ना कहो, तुम बहुत ग्रेट हो। सुजाता, तुमने अजीम इनकलाब के लिए। उसने मेरी बात खुद मुकम्मल कर दी और बोली, अपने बाप को मार डाला। वो बोली, नहीं प्रकाश, ये सब बकवास है, कोई इनकलाब नहीं आएगा, सब जलील लोग हैं, दूसरी हुकूमतों से माल खाते हैं। प्रकाश, मुझे वचन दो, तुम यहाँ से चले जाओगे। उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में थाम कर मुल्तजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ हाँ सुजाता, मैं चला जाऊंगा और मैं तुम्हें भी
मैंने तेजी से कहना चाहा, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। सारे जीवन में सिर्फ एक तुम आए थे। उसने एक लम्हे के लिए गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और हिचकी के साथ उसकी उखड़ी सांसों का ताना बाना मुंतशिर हो गया। मैं अभी तक फटी फटी निगाहों से उसके चेहरे को तक रहा था। मरने के बाद उसकी तमाम तर करख्तगी और नहूसत खत्म हो चुकी थी और उसके चेहरे पर मलायमत और मासूमियत सिमट आई थी और वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई देने लगी थी। मैंने अपने जहन को झटका दिया और हकीकत की दुनिया में वापस लौट आया, जहाँ किसी भी लम्हे पुलिस की आमद मुतवक्के थी। मैंने रेजा रेजा दिल के साथ उसको जमीन पर लेटाकर उसकी तलाशी ली और तमाम अशिया अपनी जेबों में ठूंस ली। उसे आराम से जमीन पर लेटा दिया ताकि उसकी पुरसुकून नींद में खलल ना आए। थोड़ी देर के बाद ही मैं बड़े दुखी दिल से मोटरसाइकिल को उन महफूज रास्तों पर उड़ाए लिए जा रहा था जो फरार के लिए हमने पहले ही से मुंतखब कर रखे थे। महफूज ठिकाने पर कॉमरेड मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सुबह के अखबारात में श्याम बनर्जी की मौत की खबर जली सुर्खियों के साथ शाया हुई और पुलिस ने उसकी मौत का जिम्मेदार भी नक्सल बाड़ियों को ही ठहराया। इस खबर के साथ ही एक गुमनाम लड़की की लाश की तस्वीर भी छापी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुजरिमों की साथी होने का शक जाहिर किया था और हमने भी अपनी हंगामी मीटिंग में उस बदनसीब हसीना की मौत पर उसे खिराज तहसीन पेश किया और थोड़ी देर के बाद उसे भुला दिया। मेरे इस पहले कारनामे ने इस हल्के में मेरा वकार बढ़ा दिया था और मैं ये सोचने लगा था कि देखें मेरे लिए अब कौन सा महाज तजवीज किया जाता है। 2-3 रोज बाद प्रकाश के जहां से बिल्टियां भी मौसूल हो गईं और मैंने माल छड़ा करके गाहकों में तकसीम करके अपनी जेबें पैसों से भर ली। दरअसल अब मेरी तरबियत तो मुकम्मल हो चुकी थी और मैं पंजाब वापस जा रहा था। रवानगी से कबल मैं चेतन से मिलने गया तो वो कहने लगा, कॉमरेड तुम्हें अगला मिशन भी सौंप दिया गया है। मैंने पूछा वो क्या? उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता थिरकने लगे। बोला, स्वामी दयानंद को कत्ल करना होगा। मैंने पूछा वो क्यों? मेरे कानों में सुजाता के ये अल्फाज गूंजने लगे, अभी नए नए हो, तुम्हें जल्द ही इल्म हो जाएगा कि सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, तामील हुक्म करनी चाहिए और बस। इस मर्तबा मैंने सफर अकेले ही किया था। अपनी आमद की इत्तला मैंने बजरिया तार प्रकाश को दे दी थी और मेरी तवक्कुआत के मुताबिक लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर पूनम, सुदर्शना और प्रकाश मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने मुझे इस तरह हाथों हाथ लिया जैसे मैं परदेश से लंबी मुद्दत गुजार कर वापस आ रहा हूँ। खुशी से पूनम का चेहरा तो खुसूसन गुलनार हो रहा था। हिजाबो हया की सुर्खियां उसके गालों पर फैल फैल जाती थी। उसकी ये कैफियत देखकर मैं अक्सर कट कर रह जाता, क्योंकि जल्द या बदेर हमें अलग हो जाना था। फिर भी बादल नखास्ता मुझे इस बलाए जान खेल को आखिरी एक्ट तक खेलना था। स्टेशन से हम सीधे कारखाने में चले आए थे, जहां सुदर्शना के लिए खरीद करता तहाइफ मैंने उसके हवाले कर दिए। आज तक किसी ने उससे ऐसी अमली मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया था। तहाइफ वसूल करते हुए उसकी हालत दीदनी थी। भैया कहकर वो मुझसे लिपट गई। जब मैंने उसे खुद से अलग किया तो उसके गालों पर आंसू फिसल रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी वजह भी मालूम हो गई। सुदर्शना ने अभी तक ये बात प्रकाश से छुपाई हुई थी कि उसकी सगाई होने वाली है। अब तक मामला सिर्फ उसकी जिद की वजह से रुका हुआ था और उसके पिताजी ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी थी। ये बातें उसने मुझे अलहदगी में बताई, लेकिन औरत थी, दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो उनका तस्करा मुझसे पहले पूनम से कर चुकी थी। प्रकाश जिस रफ्तार से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, उस पर सबकी नजरें थीं। मकामी मार्केट की हद तक उसने अपना मकाम बना लिया था और अब वो इस काबिल हो चुका था कि हम सुदर्शना के पिता से उसके रिश्ते की बाबत बात कर सकें। लेकिन बाबूजी के जेल में होते हुए ये जिक्र कुछ अजीब सा दिखाई देता था। दूसरी तरफ अगर उनकी रिहाई का इंतजार किया जाता तो बात बिगड़ सकती थी। जिस तूफानी मोहब्बत में वो दोनों मुब्तला थे, दूसरी जगह शादी की सूरत में उसका नतीजा दोनों की तबाही के अलावा और क्या निकल सकता था। मैंने सुदर्शना को तसल्ली दी और उसके कहने पर वचन भी दिया कि उसकी शादी सिवाय प्रकाश के और किसी के साथ नहीं होगी। इस बात में एक तरह से मेरी जहनी तस्कीन का भी किसी हद तक सामान मौजूद था। कम अज कम उनसे बिछड़ने से पहले उन्हें एक खूबसूरत याद तो सौंप सकता था। सुदर्शना घर चली गई तो हम तीनों रायकोट चले आए, जहां माता और मौसी जी सालिग्राम के साथ मौजूद थी। जिस तरह एक महीना उन्होंने दिन गिन गिन कर गुजारा था, उसका अंदाजा मैं उनके रवैये से बखूबी लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर मुझे बाबूजी से मुताल्लिक की जाने वाली जाली कोशिशों की एक लंबी कहानी उनके गोश गुजार करना पड़ी और उन्हें मैंने ये यकीन दिलाया
आया था कि अब 3 महीने के बाद बाबूजी हर सूरत में रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ नक्सलबाड़ी होने की कोई शहादत हुकूमत को नहीं मिल सकी। रात को मैंने पूनम से मशवरा किया और हम इस फैसले पर पहुंचे कि प्रकाश की शादी फौरन हो जानी चाहिए। पूनम ने मेरी बात सुनकर कहा, लेकिन माता जी शायद ये बात ना माने और प्रकाश भी। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, इसमें कौन सी कबाहत है? वो बोली, असल में मौसी जी कह रही थी कि बाबूजी के रिहा होते ही कोई शुभ घड़ी देखकर दोनों विवाह इकट्ठे कर देंगे। उसने ये बात रुक रुक कर और बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की। शर्म से उसका चेहरा धनक रंग हो गया था। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने उसे छेड़ने के अंदाज में झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां इंबिसात का समंदर ठाठे मार रहा था। पूनम खामोश रही। शर्मो हया ने उसकी जबान बंद कर रखी थी। देखो भाई, अपन को तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, और फिर तुम कहीं भागी तो जा नहीं रही, जबकि इस तरफ मामला दूसरा है। फिर ये डबल शादियों का चक्कर कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। आदमी अपनी शादी में शरीक हो या दूसरे की शादी में शिरकत करे। मैंने आराम कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। उसने मौजू बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा महाशय जी, जैसे आपकी इच्छा। अब दासी के लिए क्या हुक्म है? मेरा जवाब सुनकर वो करीबन भागती हुई कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी चाय के साथ हुई। लंबे सफर ने मुझे थका डाला था। रात को जल्द ही मैं नींद की देवी की आगोश में समा गया और मेरा लाशऊर सारी रात मुझे मशरकी पाकिस्तान और कलकत्ता के गली कूचों में घुमाता रहा। सुजाता अभी तक मेरे हवास पर सवार थी। एक महासभाई दरिंदे को मौत की नींद सुलाने के बाद अब मुझे अपना आप कुछ हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। मेरे इंतकाम की आग तो शायद कभी सर्द न पड़ सके, लेकिन एक तमानियत सी जरूर महसूस होने लगी थी। सुबह बेदार होकर नाश्ता करते ही मैंने लुधियाना का रुख किया। दोस्तों को अपनी आमद से मुत्तला करके मैंने मकामी तहरीक से राब्ते की ठानी, जहां मेरे मुताल्लिक इत्तलात पहुंच चुकी थी। स्वामी दयानंद अभी तक गर्दिश दौरां का शिकार था। सिवाय उसके अंधे अकीदतमंदों के और कोई भी उसके आश्रम के नजदीक भटकने को तैयार न था। नक्सलबाड़ी उसे मारने पर क्यों तुले थे, इसकी कोई खास वजह मेरी समझ में न आ सकी, सिवाय इसके कि वो उसे जेर अताब देखकर कोई पुराना कर्जा चुकाने के चक्कर में नजर आ रहे थे। क्योंकि स्वामी जी से ये बैद नहीं था कि उन्होंने तहरीक को नुकसान पहुंचाया हो, और नक्सलबाड़ी अपने मुजरिमों को कभी माफ नहीं करते। इस बात का अंदाजा मैंने क़याम कलकत्ता के दौरान ही लगा लिया था। अगर हालात उनके खिलाफ हो जाएं तो वो थोड़ी देर के लिए दम साथ लेते हैं, लेकिन अपने कौल से हटते हरगिज नहीं और मौके की ताक में रहते हैं। फिर जब जरा सा भी मौका मिलता है वो अपना काम कर गुजरते हैं। उनकी इस आदत के पेश नजर उनकी दहशत से भारत के दरोबाम कांप रहे थे। ऐसे तमाम लोग जो उनकी ब्लैक लिस्ट में आ जाते, उनके लिए जिंदगी अजीरन हो जाती, तावक्त के मौत का बेरहम पंजा उन्हें न दबोच ले। खुफिया ठिकाने पर मेरा इस्तकबाल उसी सिख कॉमरेड ने किया जिसने मुझसे पहली मुलाकात की थी। मनोहर सिंह को मेरे मुताल्लिक खुफिया हिदायत पहुंच चुकी थी और ये भी इल्म हो चुका था कि मैं तहरीक के बड़ों की नजर में महज एक कारनामा अंजाम देने के बाद ही आ चुका हूँ। उसके इस्तफसार पर मैंने बताया कि मैं स्वामी जी के दर्शन कर चुका हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब महात्मा के परलोक से धारने का बंदोबस्त भी आप ही करेंगे कॉमरेड। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है। चाय का दौर मुकम्मल होते ही अशोक भी वहीं आ गया और हम तीनों सर जोड़कर स्वामी जी के परलोक यात्रा का प्रोग्राम तय करने लगे। एक मुत्तफिका फैसले पर पहुंचने के बाद हम इकट्ठे खड़े हुए और एक दूसरे से गर्मजोशी से मुसाफा करके रुखसत हो गए। हमारा प्रोग्राम अगले 3 रोज के बाद तय पाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।